नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जादूगर पार्ट 2। भवन सिंह के पांव उखड़ गए, लड़खड़ाता हुआ टेबल से टकराया और नीचे जा गिरा। घूंसा भवन सिंह को मारा था। जानने वाले भवन सिंह को जानते भी थे और उनका ख्याल था कि भवन सिंह अब घूंसा मारने वाले को छोड़ेगा नहीं, उसकी अब खैर नहीं। अन्य टेबल पर खेल रहे जगमोहन ने एक निगाह उनकी तरफ उठाई, फिर अपने खेल में व्यस्त हो गया। इस हॉल में ताश के पत्तों की बाजी चल रही थी। अन्य इसी प्रकार के हॉलों में जुआ खेलने वालों में कोई भी स्थानीय व्यक्ति नहीं था। नेपाल सरकार की तरफ से किसी भी नेपाली को जुआ खेलने की इजाज़त नहीं थी। नेपाली सिर्फ खेलने वालों को जुआ खिला रहे थे या फिर सिक्योरिटी वाले नेपाली गार्ड थे वहां, अथवा कैसीनो के कर्मचारी। भवन सिंह को घूंसा मारने के पश्चात देवराज चौहान वापस कुर्सी पर बैठा और सिगरेट को होठों में फंसाकर दोनों हाथों से टेबल पर मौजूद ढेर सारे टोकरों को इकट्ठा करने लगा। टेबल पर एक तरफ ताश के पत्ते भी बिखरे पड़े थे। भवन सिंह के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। वह खुद को संभाल चुका था और अब चेहरे पर दरिंदगी समेटे धीरे धीरे देवराज चौहान की तरफ बढ़ रहा था। बार काउंटर के पीछे खड़े योगेंद्र खंडूरी की आंखें सिकुड़ चुकी थी। जिस प्रकार भवन सिंह घूंसा पड़ते ही नीचे जा लुढ़का था, उससे ही जाहिर था कि घूंसा मारने वाला ठीक ठाक इंसान है। जब तक भवन सिंह करीब पहुंचा, तब तक देवराज चौहान टेबल के सारे टोकन समेटकर टोकन डालने वाले स्टील के बड़े से बाउल में डाल चुका था। भवन सिंह झुका और दोनों हाथ टेबल पर रखकर झुकते हुए भिजे दांतों से देवराज चौहान को देखा। भवन सिंह की आंखों में क्रूरता के भाव नाच रहे थे। घूंसा क्यों मारा? भवन सिंह गुर्राया। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर शांत भाव से भवन सिंह को देखा। मुझे बेईमानी कभी भी पसंद नहीं आती। देवराज चौहान के शब्दों में सख्ती थी। 3 पत्तों के खेल में चौथे पत्ते की गुंजाइश नहीं होती और तुम्हें शायद 4 पत्तों से खेलने की आदत है। बात आराम से भी की जा सकती थी। आराम से ही की है। और यह घूंसा? भवन सिंह दांत किटकिटा उठा। बेईमानों के साथ मैं इसी अंदाज से आराम से बात करता हूँ। भवन सिंह खुद पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। खंडूरी के कारण कैसीनो के आधे कर्मचारी उसे जानते थे, इसलिए वह झगड़ा नहीं करना चाहता था। नहीं तो अब तक उसने घूंसे का जवाब दे दिया होता। नए आए हो? भवन सिंह की आवाज में कहर के भाव थे। हाँ। देवराज चौहान टोकनों वाला बाउल लिए खड़ा हो गया। तभी नहीं जानते मुझे। जानते होते तो हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते। देवराज चौहान मुस्कुराया और टोकन काउंटर की तरफ कदम उठाया। भवन सिंह ने देवराज चौहान की बांह पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? देवराज चौहान ने ठिठक कर भवन सिंह की आंखों में देखा। टोकन कैश कराने। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ। देवराज चौहान की आवाज सख्त हो गई। बहुत भारी ऐतराज है, भवन सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। इन पर अभी तुम्हारा हक नहीं है। तुम मुझसे जीत नहीं पाए। तुमने मुझे घूंसा मारा, यही बड़ी बात है। अब टोकनों को मेरे हवाले करो और चले जाओ यहाँ से। यूं समझो कि मामला बहुत सस्ते में निपट रहा है। तभी पीछे से जगमोहन ने आकर भवन सिंह का कंधा थपथपाया। भवन सिंह ने गर्दन घुमाकर खा जाने वाली निगाहों से जगमोहन को देखा। तुम तो 2-4 घूंसे और खाने का प्रोग्राम बना रहे हो। जाओ यहाँ से। अपनी टांग इस मामले से दूर रखो, भवन सिंह ने जगमोहन से गुर्रा कर कहा। ठीक है भाई। जगमोहन गहरी सांस लेकर पीछे हटता हुआ बोला। आजकल समझदारी वाली सलाह। सारे टोकन मेरे हवाले करो, भवन सिंह ने देवराज चौहान से कहा। उसी पल देवराज चौहान का दूसरा घूंसा भवन सिंह के गाल पर पड़ा। दबाने पर भी होठों से करहा निकल गई और खुद को संभालने के लिए कुर्सी को थामा कि कुर्सी के साथ नीचे जा लुढ़का। अगले ही पल भवन सिंह क्रोध में लिपटा तड़प कर खड़ा हो गया। आंखों में दरिंदगी नाच रही थी। होठों के कोनों से खून की पतली सी धार बह निकली थी। चेहरा एकाएक भयानक हो उठा था। दांत भींच जाने के कारण गालों की हड्डियां बाहर की तरफ उभर आई। मुट्ठियां भींचे वह देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देखने वालों की आंखों में उत्सुकता भर आई कि अब क्या होता है।
जबकि योगेंद्र खंडूरी की आंखें सिकुड़ चुकी थी। वह अब तक देवराज चौहान को देखे जा रहा था। एकाएक उसके मस्तिष्क को झटका लगा। चेहरे पर चिंता के भाव उभरे। एक निगाह उसने भवन सिंह पर मारी, जो कि 2 घूंसे खाकर इस वक्त सब कुछ कर गुजरने के हक में था। अगले ही पल खंडूरी ने बार काउंटर के कोने में मौजूद रिसीवर उठाया और पुलिस के नंबर डायल करने लगा। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे। उसने हाथ में थाम रखे टोकन वाले बाउल को टेबल पर रखा और कठोर निगाहों से करीब आ चुके भवन सिंह को देखा। एकाएक भवन सिंह का शरीर उछला और देवराज चौहान से जा टकराया। करीब से अचानक किया गया यह ऐसा हमला था कि जिससे देवराज चौहान फौरन संभल नहीं सका। लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा और तुरंत ही उछलकर खड़ा हो गया। अब देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी के भाव नाच उठे थे। आंखों में मौत के ठंडे भाव विद्यमान होने लगे थे। भवन सिंह भी उसके सामने संभला खड़ा था। देवराज चौहान की फुर्ती देखकर भवन सिंह समझ गया था कि सामने वाला कम नहीं है। भवन सिंह के होठों से गुर्राहट निकली और उसने खतरनाक अंदाज में देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान गजब की फुर्ती के साथ अपनी जगह से हिला और पास में गुजरते भवन सिंह की कमर में जूते की ठोकर मारी। भवन सिंह की छलांग के सारे समीकरण बिगड़ गए थे। कमर पर ठोकर पड़ते ही उसका बैलेंस बिगड़ा और आगे मौजूद टेबल से टकराता हुआ नीचे जा गिरा। भवन सिंह का सारा शरीर झनझना उठा। वह जल्दी से उठा। अब उसका चेहरा घायल शेर की भांति लग रहा था। भवन सिंह को महसूस होने लगा था कि अब तक उसने जो धाक जमा रखी है वह मिट्टी में मिल जाएगी। उसे अपने पर खींच भी आ रही थी कि उसके द्वारा किए गए वार कामयाब क्यों नहीं हुए। क्रोध में अंधे होकर भवन सिंह ने जेब से चाकू निकाला और उसका फल खोल दिया। भवन सिंह के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। आंखों में खूनी चमक उभर आई थी। योगेंद्र खंडूरी ने भवन सिंह को चाकू निकालते देखा तो दांत पीस कर रह गया। इसके साथ ही सारे जुआ घर में सन्नाटा छा गया था। वहां मौजूद अधिकतर लोगों के चेहरों पर खौफ की लहरें दौड़ने लगी थी। मामूली सा झगड़ा अब खतरनाक होता जा रहा था। परंतु भवन सिंह चाकू को इस्तेमाल न कर सका। तभी पुलिस सायरन की आवाज उसके कानों में पड़ने लगी। खंडूरी के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। भवन सिंह ने दांत पीसकर चुनौती भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर चाकू बंद करके पलटते हुए तेजी से वहां से बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। एक तरफ शांत खड़ा जगमोहन अपनी जगह से हिला और भवन सिंह के पीछे हो गया। देवराज चौहान किसी भी हालत में खामखा पुलिस के सामने नहीं पड़ना चाहता था। उसने एक निगाह टेबल पर पड़े टोकनों वाले बाउल पर डाली, फिर बाहर निकलता चला गया। बार काउंटर के पीछे खड़े योगेंद्र खंडूरी की पैनी निगाह देवराज चौहान पर तब तक टिकी रही जब तक कि वह बाहर नहीं निकल गया। देवराज चौहान के होटल पहुंचने के 1.5 घंटे बाद जगमोहन होटल पहुंचा था। तुम कहाँ चले गए थे? देवराज चौहान ने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। जनाब के पीछे, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। किसके? देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। उसके जो कैसीनो में तुम पर चाकू चलाने जा रहा था। जगमोहन का स्वर कठोर हो गया। मैंने सोचा देखो तो सही कि वह पहलवान कहाँ रहता है, इसलिए उसके पीछे क्या जरूरत थी? देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। उससे हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। खेल में ऐसी जगहों पर यह सब तो चलता ही रहता है। वह वक्त गया, बात खत्म। ठीक कहते हो, बात खत्म ही रहती अगर उसने तुम पर वार करने के इरादे से चाकू न निकाला होता। जगमोहन ने दांत खींचकर कहा। ऐसों को सबक सिखाना जरूरी है। कल हम छोड़ो जगमोहन, यह कोई ऐसा मसला नहीं जो मसला है। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर दिया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। उसने ताश के पत्तों में हेराफेरी की ना? हाँ। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। ऊपर से चाकू निकालकर तुम पर वार करने का उसने इरादा बनाया ना? हाँ। देवराज चौहान के होठों पर बराबर मुस्कान नाच रही थी और उसी के कारण हमारा जीता हुआ माल वहीं रह गया। जगमोहन ने कुड़कर कहा। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए
देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि जगमोहन को असल में तकलीफ उस पैसे की है जो कैसीनो की टेबल पर रह गया था, और जगमोहन को यह बात कभी भी पसंद नहीं आती थी कि उनके पैसों को खामखा चूना लग जाए। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। कितना पैसा था टेबल पर? जगमोहन ने पूछा। 20-25 हजार रुपए के टोकन होंगे, देवराज चौहान ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा। अगर पुलिस वहां पर नहीं आती तो टोकनों को कैश काउंटर पर कैश करा लेता, लेकिन पुलिस आने के कारण यह रकम भी मैं उस हरामी से ही वसूल करूंगा, जगमोहन ने खींच भरे स्वर में कहा। देखता हूं कैसे नहीं देगा। इनकार की सूरत में मैं उसके हाथ पांव तोड़कर एक तरफ फेंक दूंगा। देवराज चौहान जानता था ऐसे मौके पर जगमोहन को समझाना बेकार होगा, क्योंकि जब दौलत का मामला हो तो उसे कोई दूसरी बात समझ में नहीं आती। हम कल दिन में उसके पास चलेंगे, जगमोहन बोला। हम? हाँ, तुम भी, जगमोहन ने उखड़े लहजे में कहा। तुम तमाशा देखना, बाकी का मामला मैं संभाल लूंगा। वैसे यह काम तो मैं अभी करके ही लौटता, परंतु रात का वक्त होने के कारण शोर शराबा गूंजने का अंदेशा था, इसलिए दिन में आने की सोचकर खामोशी से लौट आया। कल चलेंगे, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। योगेंद्र खंडूरी जब कैसीनो से ड्यूटी ऑफ करके लौटा तो सुबह के 4 बज रहे थे। जेब में मौजूद दूसरी चाबी से हमेशा की तरह खंडूरी ने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश करके दरवाजा बंद किया। खंडूरी के चेहरे पर सोच के गंभीर भाव नाच रहे थे। सोचों में डूबे ही उसने कपड़े बदले। हर रोज ड्यूटी से आते ही सोने के लिए वह बेड पर जा गिरता था, परंतु आज आंखों में नींद होने के बावजूद भी सोने की इच्छा नहीं हो रही थी। खंडूरी ने भवन सिंह पर निगाह मारी, जो गहरी नींद में डूबा हुआ था। खंडूरी ने किचन में जाकर चाय बनाई। इस दौरान उसने थोड़ा सा शोर पैदा किया, और शोर करने के पीछे जो मंशा थी वह पूरी हुई। भवन सिंह की नींद टूटी। अबे, सुबह सुबह आकर क्यों हथौड़े बजा रहा है? सोने दे मुझे, भवन सिंह ने खुंदक भरे स्वर में कहा। तेरे लिए चाय बनाई है। चाय के गिलास थामे खंडूरी किचन से निकलता हुआ बोला। उठा। चाय? भवन सिंह ने आंखें खोली और असमंजसता भरी निगाहों से खंडूरी को देखा। सुबह सुबह तू आकर सोने की अपेक्षा चाय बना रहा है और उठाकर मुझे भी पिला रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ठीक है। खंडूरी ने चाय के गिलास टेबल पर रखे और खुद कुर्सी पर बैठ गया। भवन सिंह नींद से भरी आंखों से खंडूरी को देखने लगा। क्या देख रहा है? योगेंद्र खंडूरी ने चाय का गिलास उठाकर घूंट भरा। देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ। भवन सिंह सीधा होकर बैठा। तेरे दिमाग में कोई कांटा हिल रहा है जिसे तू मेरे से निकलवाना चाहता है। मैंने ठीक बोला ना खंडूरी? ला मेरी चाय दे। खंडूरी ने चाय का गिलास भवन सिंह को बेड पर ही थमा दिया। जिज्जे, तू ठीक ही बोलता है, बहुत कम गलत बोलता है, योगेंद्र खंडूरी ने कुर्सी पर बैठते हुए शांत स्वर में कहा। लेकिन रात तू बहुत भारी गलती करने जा रहा था। क्या? कैसीनो में तूने चाकू निकाल लिया था उसे मारने के लिए। खंडूरी की आवाज में तीखापन आया। वह साला तो अब तक मरा पड़ा होना था। भवन सिंह के स्वर में जहर आया। अगर पुलिस ना आ जाती तो? पुलिस को फोन मैंने किया था। भवन सिंह के माथे पर पल पड़ गए। तुमने पुलिस को फोन किया था? हाँ जिज्जे, मैंने ही किया। क्यों? भवन सिंह का चेहरा क्रोध से भर गया। क्यों किया तूने पुलिस को फोन? वह साला मुझे ठोक कर चला गया, और जब मेरी बारी आई तो तूने? जिज्जे, गुस्सा नहीं करते, चाय पी। समझ, मैंने जो किया है ठीक किया, नहीं तो? खंडूरी, आजकल तेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा। अगर तेरी यही हरकतें रही तो? जिज्जे, गुस्सा मत किया कर, पूरी बात सुना कर। पूरी बात? भवन सिंह ने दांत भींचकर योगेंद्र खंडूरी को देखा। हाँ, बहन तो मेरी रही नहीं, और अब तुझे खोकर मैं अकेला नहीं होना चाहता। फुट, कहना क्या चाहता है? अगर मैं पुलिस को फोन नहीं करता तो तू भी गया था। खंडूरी ने गहरी सांस ली। कहाँ गया था? ऊपर, मर के। भवन सिंह माथे पर बल डाले खंडूरी को घूरने लगा। योगेंद्र खंडूरी चाय का घूंट भरकर शांत स्वर में कह उठा। जिससे तू झगड़ बैठा था वह देवराज चौहान था। कौन था? देवराज चौहान। अबे कौन देवराज चौहान?
नेपाल में रहते 20 साल हो गए, यह नाम कभी नहीं सुना। और तू? मैं नेपाल की नहीं, तेरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं 1.5 साल दिल्ली रहा था। तब देवराज चौहान की तस्वीर किसी डकैती के सिलसिले में अखबार में छपी थी और साथ में इस बात का भी जिक्र था कि आज तक उसने कहां कहां कितनी डकैतियां डाली। यह भी लिखा था कि और भी कई डकैतियां हो सकती हैं जिसके बारे में पुलिस को भी नहीं मालूम। तब मैंने देवराज चौहान की तस्वीर बहुत अच्छी तरह देखी थी, इतनी अच्छी तरह कि आज जब उसे कैसीनो में देखा तो सिर्फ 1 मिनट लगा उसे पहचानने में कि यह तो देवराज चौहान है। और तभी मैंने पुलिस को फोन कर दिया, क्योंकि जिज्जे तू देवराज चौहान से नहीं जीत सकता था, तू मरता ही मरता। मैंने तुझे बचा लिया, शुक्रिया कह मुझे, मेहरबानी बोल, पीठ ठोक मेरी। भवन सिंह ने सकते किसी हालत में खंडूरी को देखा। क्या हुआ जिज्जे, सब ठीक तो है? तू सच कह रहा है? तेरे को आज खंडूरी पर भी शक होने लगा? योगेंद्र खंडूरी ने तीखे लहजे में कहा। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? तूने ठीक पहचाना कि वह देवराज चौहान ही था। भवन सिंह का स्वर धीमा था। अब तुझे मेरी याददाश्त और मेरे शब्दों पर शक होने लगा? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरा कहा गलत निकला हो, मेरी बात झूठी साबित हुई हो? योगेंद्र खंडूरी का स्वर सख्त हो गया। मुझे तो हैरानी है जिज्जे कि तुझे मेरे शब्दों पर शक क्यों हो गया कि मैं गलत? यह बात नहीं है, मैं तो दोबारा पूछकर खुद को तसल्ली दे रहा था। खंडूरी चाय के घूंट भरते हुए विचारपूर्ण निगाहों से भवन सिंह को देखता रहा। क्या सोच रहा है? खामोशी को खंडूरी ने तोड़ा। भवन सिंह ने सोच भरी निगाहों से खंडूरी को देखा। यही कि देवराज चौहान काठमांडू में क्या कर रहा है? मौज मस्ती करने आया होगा। नहीं, भवन सिंह की आवाज में सोच के भाव थे। देवराज चौहान के बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा है। वह इस तरह किसी कैसीनो में जाकर जुआ खेलने वाला इंसान नहीं है। अगर वह काठमांडू में है तो किसी खास काम की ही खातिर होगा। समझे खंडूरी? समझा। वह काठमांडू में कुछ भी करे, हमें क्या? तू उसके हाथों बच गया, यही बहुत है। भवन सिंह ने खंडूरी को देखा, कहा कुछ नहीं। अब आगे की बात सुन। खंडूरी ने चाय का गिलास टेबल पर रखकर सिगरेट सुलगाई। अभी आगे भी है? आगे ही तो बहुत कुछ है जिज्जे। योगेंद्र खंडूरी के होठ सिकुड़ गए। बोल। भवन सिंह की निगाह खंडूरी के चेहरे पर जा अटकी। योगेंद्र खंडूरी ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। देवराज चौहान तो कमाल के ढंग से डकैतियां करता है। भवन सिंह उसे देखता रहा। चाहे जैसे भी हो, आज तक कभी फंसा नहीं और मेरे ख्याल में सफल ही रहा है। भवन सिंह की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। एकाएक खंडूरी मुस्कुराया। कल तू कैसीनो को लूटने की कह रहा था। भवन सिंह चौंका। न्यू ईयर की रात की बात कही थी ना, जब वहां करोड़ों की कैश दौलत मौजूद होगी। खंडूरी, भवन सिंह की आंखें सिकुड़ी हुई थी। तेरा दिमाग तो नहीं हिल गया? बीती शाम तू सिर से पांव तक कैसीनो लूट के खिलाफ था और अब तू वही बात। सुन, कहीं ऐसा तो नहीं ड्यूटी समाप्त होने के वक्त आते समय मोटे मोटे 4-5 पैग मार आया हो और नशे में तू करोड़ों की बात करके मजा ले रहा हो? भवन सिंह ने पहलू बदला। जिज्जे, तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि मैं कैसीनो में नहीं पीता। योगेंद्र खंडूरी की आवाज कड़क हुई। जब मेरा मन पीने को होता है तो बोतल पैंट में फंसाकर घर ले आता हूँ। वैसे भी पीने के बाद मैं पूरी तरह ठीक ठाक होश में बात करता हूँ। शक है मेरी बात पर? नहीं, ठीक बोला तू। भवन सिंह की एक टक निगाह योगेंद्र खंडूरी के चेहरे पर थी। खंडूरी ने सिर हिलाया, फिर गंभीर स्वर में बोला, रात से ही मेरा दिमाग हिला जा रहा है। देवराज चौहान को देखने के बाद तो खलबली मची हुई है। शाम जब तूने कैसीनो को लूटने की बात की तो मैंने इसलिए मना किया क्योंकि मैं जानता हूँ यह काम ऐसा करना, कैसीनो लूटना हम लोगों के वश का नहीं है। लेकिन अब बात दूसरी है। कैसे? भवन सिंह के होठ सिकुड़ गए। अब हम यह काम कर सकते हैं। कर सकते हैं? भला अब कैसे कर सकते हैं? भवन सिंह वास्तव में चौंका। लानत है जिज्जे, अभी तेरी नींद पूरी नहीं हुई। अभी तो तू मेरी बात नहीं पकड़ रहा, नहीं तो तेरे जैसा इंसान
मेरी बात को अपने मुंह से कह चुका होता। योगेंद्र खंडूरी ने कहर भरे स्वर में कहा, हम यह काम इसलिए नहीं कर सकते थे कि हमारे पास यह काम करने के लिए ईंधन नहीं था, लेकिन अब ईंधन है और उस ईंधन का नाम देवराज चौहान है। देवराज चौहान? भवन सिंह अब तक योगेंद्र खंडूरी को देखता रह गया। योगेंद्र खंडूरी के होठों से कड़वी हंसी निकली। खंडूरी? भवन सिंह के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसने कुछ कहना चाहा। जिज्जे? खंडूरी के होठों पर कहर भरी मुस्कान बिखरी पड़ी थी। अब तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरी नींद खुल गई और अब मेरी बात तेरी समझ में आ गई है, क्योंकि खंडूरी? भवन सिंह जल्दी से बोला। यह बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। कमाल कर दिया तूने खंडूरी, कमाल कर दिया। देवराज चौहान तो डकैती एक्सपर्ट है। वह सिर्फ मोटे हाथ मारता है और न्यू ईयर की रात रॉयल कैसीनो में करोड़ों की दौलत मौजूद होगी। ऐसे में देवराज चौहान की दिलचस्पी हो जानी चाहिए इस मामले में। भवन सिंह की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। जाने क्यों होठ भींच गए थे। मतलब कि अब तू समझा कि देवराज चौहान हमारी डूबती नैया को संभाल ही नहीं सकता, बल्कि नैया को बचाकर उसे दौलत से भरकर किनारे पर भी लगा सकता है। भवन सिंह ने चाय का गिलास बेड के नीचे रखा और सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर एकाएक ही सोच के गंभीर भाव आ गए थे। निगाहें योगेंद्र खंडूरी पर ही थी। अब तेरा शायरन क्यों बजा जिज्जे? खंडूरी, एक बात की तरफ तूने सोचा नहीं क्या? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि देवराज चौहान नेपाल में मात्र कैसीनो में खेलने के लिए आया हो, मैं नहीं मान सकता। इसलिए अब मुझे दूसरी तरफ सोचना पड़ रहा है। भवन सिंह का स्वर गंभीर था। तू ज्यादा तरफ मत देखा कर जिज्जे, इससे मामला बिगड़ता है। खैर बोल। देवराज चौहान काठमांडू में, ऊपर से रॉयल कैसीनो में, कहीं वह पहले से ही इस तैयारी में तो नहीं है? कैसीनो लूटने की तैयारी में? योगेंद्र खंडूरी चौंका। हाँ। खंडूरी भवन सिंह को देखता रहा। बत्ती गुल तेरी, मजाक मत कर जिज्जे। खंडूरी बेचैन सा बोला। तेरी बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है और तूने फटाफट देवराज चौहान को ईंधन बना दिया। भवन सिंह तीखे स्वर में बोला। योगेंद्र खंडूरी व्याकुलता भरी निगाहों से भवन सिंह को देखता रहा। अगर देवराज चौहान कैसीनो लूट की सोच के साथ वहां मौजूद था तो वह हमें घास भी नहीं डालेगा। भवन सिंह ने कहा, मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है। वह? जिज्जे, ज्यादा मत सोचा कर। योगेंद्र खंडूरी की आवाज में खतरनाक भाव उभरे। तू बात कर देवराज चौहान से। यह बहुत बड़ी दौलत का मामला है। अगर ठीक तरह से बात की जाए तो देवराज चौहान को तैयार किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देवराज चौहान कैसीनो लूटने की सोच कर काठमांडू में है तो तब भी वह हमारे हाथों से बचने वाला नहीं। बाजी हमारे हक में ही रहेगी। तेरी खोपड़ी फिर रही है। देवराज चौहान के बारे में उल्टा सीधा मत सोच। भवन सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। वह तुझे हिलाकर ऐसा फेंकेगा कि सीधा बगल के तिब्बत में जाकर गिरेगा। यह बात नहीं है। योगेंद्र खंडूरी ने होठ खींचकर कहा। मेरा मतलब है कि कैसीनो लूट में देवराज चौहान को साथी तो चाहिए होंगे। हम उसके साथी बन सकते हैं। ऐसा करके भी हमें काफी पैसा मिल सकता है। अगर देवराज चौहान को साथी चाहिए होंगे तो उनका इंतजाम उसने अब तक कर लिया होगा। योगेंद्र खंडूरी के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। देवराज चौहान अगर कैसीनो लूटने जा रहा है तो तब भी हम हर हाल में उसकी दौलत के हिस्सेदार बनकर ही रहेंगे, और अगर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है तो लूट के लिए उसे तैयार करके ही रहेंगे। भवन सिंह ने पैनी निगाहों से खंडूरी के चेहरे को देखा। मतलब कि जरूरत पड़ने पर देवराज चौहान पर दबाव डालेगा? भवन सिंह बोला। जरूरत पड़ने पर तो कुछ भी किया जा सकता है जिज्जे। खंडूरी गुर्राया। तू तो मुझे बता रहा था कि देवराज चौहान से टकराना ठीक नहीं, और अब खुद ही खामखा टकराना ठीक नहीं। योगेंद्र खंडूरी की आवाज में दरिंदगी उभरी। लेकिन जिज्जे, अपने अड़ंगे छोड़। योगेंद्र खंडूरी बात काटकर सख्त स्वर में बोला। तू ही देवराज चौहान से बात कर। आगे की बात उसके बाद ही करेंगे। अभी इतना कहना सुनना ही बहुत है। मैं देवराज चौहान से बात करूं? मैं कहाँ करूंगा? मुझे क्या मालूम कि वह कहाँ पर है? ढूंढा तो जा सकता है उसे। खंडूरी ने उसे घूरा।
किसी होटल में ठहरा होगा या फिर खैर तलाश कर देवराज चौहान की। दिन में मैं भी देवराज चौहान की तलाश में लगा रहूंगा। कहीं ना कहीं तो वह मिलेगा हमें। उसका फौरन मिलना जरूरी है। भवन सिंह बोला, अगर न्यू ईयर की रात कैसीनो में डकैती डालनी है तो। सही कह रहे हो। योगेंद्र खंडूरी के होंठ खिंच गए। भवन सिंह पुनः कंबल लेकर बेड पर लेट गया। तू फिर सो रहा है? खंडूरी ने उसे घूरा। तो क्या करूं? सुबह 5 बजे धुंध भरे वातावरण में देवराज चौहान को ढूंढने निकल पड़ूं? तू भी आराम कर ले खंडूरी, रात भर का जगा पड़ा है। दिन में देवराज चौहान की तलाश में निकलेंगे। ठीक है जिज्जे, फिक्स रहा। 11 बजे यह काम शुरू करेंगे। तब थोड़ी बहुत धूप भी निकल आएगी। ना भी निकली तो कम से कम मौसम तो खुल जाएगा। खंडूरी के होठ खिंचे पड़े थे। हीरालाल सूर्यवंशी नेपाल के काठमांडू में ही पैदा हुआ, काठमांडू में ही रहा, वहीं बड़ा हुआ और अब 45 बरस का हो गया था। यूं वह नेपाल के बाहर भी 2-2, 4-4 साल लगा चुका था, हिंदुस्तान में भी और तिब्बत में भी, परंतु दिल उसका अपने जन्म शहर काठमांडू में ही लगता था। पूछने पर वह यही कहता था कि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। हकीकतन खुद उसे भी अपने माँ बाप के चेहरे या बचपन की एक बात भी याद ख्वाब में ख्याल में नहीं थी जो माँ बाप के साथ बीती हो। कहता वह खुद को सूर्यवंश से ताल्लुक रखने वाला हीरालाल सूर्यवंशी। सुनने वालों को मानना पड़ता था कि वह सूर्यवंश से वास्ता रखता होगा, परंतु गहरी सांस लेने लायक तो यह बात थी कि उसकी हालत देखने वाले को शक की गली से अवश्य निकलना पड़ता कि इसका कैसा सूर्यवंश है। परंतु जब हीरालाल छाती ठोक कर खुद को सूर्यवंशी कहता तो मानना ही पड़ता था और सामने वाला मुंह फेर लेता था। काठमांडू के अधिकतर लोग हीरालाल सूर्यवंशी को जानते थे क्योंकि वह था ही जानने के लायक हस्ती, नामी व्यक्ति था वह। जाने कितने लोगों का उसने उधार देना था, लेकिन दिया आज तक नहीं था। जिन्होंने दे दिया दे दिया। दोबारा तो इस सूर्यवंशी को खोटा पैसा देना भी गवारा नहीं था। उसका उधार 1 रुपए से लेकर 500 तक ही चलता था। इससे आगे उसका खाता बढ़ ही नहीं पाता था क्योंकि सामने वाले को उसके सूर्यवंश की समझ आनी शुरू हो जाती थी। बहरहाल हीरालाल सूर्यवंशी को इतने में ही सब्र हो जाता कि कुछ तो कमाई की। देने वाले जब उधार वापस मांगते तो जवाब में हीरालाल सूर्यवंशी ऐसा मुस्कुराता कि सामने वाले से कुछ कहते ही न बनता। किसी को ज्यादा क्रोध आया होता तो वह सूर्यवंशी साहब को एक हाथ ठोक भी देता तो सूर्यवंशी को ठुकाई होने पर जरा भी ऐतराज न होता। आज तक हीरालाल सूर्यवंशी को करीबन एक तरह के कपड़ों में ही देखा गया था। जीन की नीली पैंट जो घिस तो पूरी तरह चुकी थी परंतु फटने का नाम नहीं ले रही थी। उसके ऊपर गाढ़े नीले रंग की कमीज, उस पर काले रंग का विंग शीटर और गले में लिपटा रहने वाला सस्ता सा 4 खाने वाला मफलर। सूर्यवंश से ताल्लुक होने की वजह से हीरालाल को कोई काम करना पसंद नहीं था। छोटा काम वह कर नहीं सकता था और बड़ा काम उसकी औकात से दूर था। खाने पीने की कभी ज्यादा दिक्कत पड़े तो चोरी चकारी कर लेता था। मौका हाथ लगे तो औरतों की दलाली भी कर लेता था। यानी कि चल रहा था काम, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अब ऐसा तो कोई करिश्मा होने से रहा कि कहीं से दौलत हाथ लग सके। 45 का हो गया था। थोड़ी बहुत जो जिंदगी बची थी वह भी इसी तरह बीत जानी थी। रात को तो वह यही सोचता था कि आज का दिन निकल गया, कल की कल देखी जाएगी। मजे की बात तो यह थी कि रहता वह योगेंद्र खंडूरी और भवन सिंह के पड़ोस में बगल वाले मकान में था। सारे काठमांडू में अगर हीरालाल सूर्यवंशी का कोई हितैषी था, मात्र 1% उसका भला चाहने वाला, तो वह था गुरदासपुरिया पहलवान, जिसका कि पहलवान दा होटल के नाम से खाने का छोटा सा होटल चलता था। सब उसे पहलवान ही कहते थे। पहलवान गुरदासपुर में पैदा हुआ था, वहीं पढ़ा लिखा जवान हुआ। गरीब परिवार का होने के कारण घर परिवार का पुश्तैनी तो कोई काम नहीं था, इसलिए सड़क के किनारे खोखा डालकर चाय की दुकान कर ली। रोज की 100-50 की कमाई होने लगी। माँ बाप ने पूत को कमाऊ होते देखा तो फौरन शादी कर दी। शादी होते ही उसका अखाड़ा पहलवानी छूट गई।
दिन में काम धंधा और रात को बीवी। यहाँ तक भी मामला रहता तो ठीक था, लेकिन पंजाबन बीवी अमृतसरी हवाई जैसे लड़ने के मामले में पाकिस्तान से परीक्षण प्राप्त करके लौटी हो। इस तरह वह बात बात पर बुरी तरह पहलवान से झगड़ती थी। बात कोई हो या ना हो, पहलवान का बुरा हाल। अखाड़ा होता तो पहलवानी का ऐसा पासा मारता कि सामने वाला गुल। अब घर में पहलवानी का क्या काम, वह भी बीवी से। परेशान से पहलवान की समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर भी एक दिन गुस्से में आकर 5-7 हाथ बीवी को चढ़ दिए। ऐसा करते ही अगले 2 घंटों में पहलवान के सिर पर कयामत टूट पड़ी। अमृतसरी बीवी के 6 भाई थे, वह उनकी इकलौती बहन थी। उनमें 4 तो फौरन वहां आ टपके अपनी बहन की ठुकाई की खबर पाते ही। 2 अमृतसर से भोर के उजाले में वहां आ गए। पूरे के पूरे 6 हो गए। अपनी बहन का सूजा चेहरा देखकर उनका खून खौल उठा। पहलवानी का इस्तेमाल कहाँ होता, वह 6 के 6 पहलवान पर ऐसे टूटे कि उसके घर वाले भी उसे बचा न सके। ठुकाई के वक्त उन्होंने इस बात का ध्यान अवश्य रखा कि बहन के सुहाग की ज्यादा टूट फूट न हो। टूट फूट बाद में नजर तो नहीं आई, परंतु पहलवान के शरीर के भीतर का बुरा हाल रहा। इतना बुरा कि अगले दिन उसकी अमृतसरी बीवी उसे दूध में हल्दी डालकर पिलाती रही और शरीर की मालिश करती रही। पहलवान की पहलवानी क्रोध में फड़कती रही। इतनी धुनाई तो अखाड़े में भी आज तक बड़े से बड़े पहलवान ने भी नहीं की थी जितनी वह कर गए थे। 10 दिन में ही पहलवान पहले जैसा हो गया। अमृतसरी बीवी चेहरे पर लाल पीले रंगों को सजाए आसपास घूमने लगी। एक खुशी तो उसे यह थी कि उसके भाइयों ने पहलवान की खासी ठुकाई की है, इसलिए भविष्य में फिर कभी वह उस पर हाथ नहीं उठाएगा। और दूसरी खुशी यह थी, पहलवान ठीक ठाक हो चुका है और वह रात में खातिरदारी कर सकती है, खातिरदारी करवा सकती है। उसके दोनों भाई आज सुबह ही वहां से रुखसत हुए थे। जो भी हो, अपनी ठुकाई हो जाने से पहलवान का दिमाग खराब हुआ पड़ा था। मनी मन अपनी बीबी से नफरत हो गई थी। पहलवान के परिवार में 20 बरस का छोटा भाई और माँ बाप थे। उसने भाई को अकेले में बुलाकर समझाया कि वह ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता और यह पीछा छोड़ने वाली भी नहीं, इसलिए वह ही उसे छोड़कर जा रहा है। बाद में अपने आप भाइयों के पास जा पहुंचेगी। उसी रात ही पहलवान ने अपने थोड़े बहुत मौजूदा रुपए जेब में डाले और सैर करने का बहाना करके ऐसा निकला कि फिर वापस नहीं पलटा। 2 साल तक वह जाने कहां कहां भटकता रहा। घर की याद बहुत आती रही। फिर एक दिन लखनऊ में गुरदासपुर का पड़ोसी मिला। उसने बताया कि उसके छोटे भाई ने साल भर पहले ही उसकी बीवी से शादी कर ली है और बच्चा भी हो गया है। सुनकर पहलवान टूट गया। कभी कभी मन में आता था कि मौका मिलने पर वह गुरदासपुर जाकर माँ बाप से मिलेगा, परंतु इस खबर के बाद उसे गुरदासपुर से जैसे नफरत हो गई। उसके बाद 6 महीने और इधर उधर भटकने के बाद पहलवान नेपाल पहुंचा। नेपाल के काठमांडू में पहुंचा। जैसे तैसे काठमांडू में चाय की छोटी सी दुकान शुरू कर दी। 2-4 साल चाय की दुकान करने के बाद किसी ने पंजाबी खाने का होटल खोलने की सलाह दी। पहलवान होटल खोल भी देता, परंतु होटल के लिए जगह खरीदने के लिए नावा पत्ता उसके पास नहीं था। और उन्हीं दिनों के दौरान उसकी आंख एक नेपालन युवती से लग गई थी, जो कि ठीक उसकी चाय की दुकान के सामने रहती थी और बाप के साथ रहती थी। अकेली थी। जायदाद के तौर पर भीड़ वाले बाजार में उसका 100 गज का मकान था, जहां कई दुकानें निकाली जा सकती थी, परंतु उन्होंने वह जगह नहीं बेची थी। अब तक भटक भटक कर पहलवान ने आधी दुनिया देख ली थी। उसका दिमाग अब पहलवानी तक ही सीमित नहीं रहा था, बल्कि दुनियादारी की पहलवानी में भी आ कूदा था। पहलवान ने हिसाब लगाया था कि वहां पर अगर खाने का होटल खोला जाए तो बढ़िया चलेगा। फिर क्या था, पहलवान ने उस नेपालन युवती को शीशे में उतारा, जो उसके लंबे चौड़े शरीर पर फिदा थी। काम बन गया, शादी हो गई और नेपालन की जगह पर उसका पंजाबी खाने का होटल भी खुल गया, जो कि खुलते ही चल पड़ा, बहुत चला। और अब पहलवान के बच्चे भी 15-15 साल के हो गए थे। होटल से पहलवान ने इतना कमा लिया था कि अब और दौलत पाने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। दूर दूर से लोग
उसके होटल पर खाने के लिए आते थे और जगह खाली होने के इंतजार में रहते थे। अब पहलवान खुश था, मजे में था, कोई चिंता नहीं थी। और हीरालाल सूर्यवंशी की रोटी पानी कड़की में पहलवान के होटल से ही चलती थी, इसलिए कि पहलवान से उसका रिश्ता पुराना था। तब से था जब पहलवान ने नया नया काठमांडू आकर चाय का काम शुरू किया था। और तब भी हीरालाल सूर्यवंशी उधार खाते में ही पहलवान से चाय पिया करता था। हीरालाल सूर्यवंशी पहलवान द होटल पर पहुंचा। होटल के बाहरी हिस्से पर मौजूद शीशे के केबिन नुमा कैश काउंटर पर पहलवान मौजूद नहीं था। उसने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश कर गया। दिन के 10:30 बज रहे थे, परंतु ना तो धूप चटी थी और ना ही कोहरा हटा था। ठंडा गुनगुना अच्छा वातावरण था। हीरालाल सूर्यवंशी ने टेबल संभाला तो वेटर आ गया। क्योंकि पहलवान की तरफ से हीरालाल सूर्यवंशी के लिए कोई मनाही नहीं थी, तो फिर उन्हें क्या दिक्कत थी? क्या लाऊं जनाब? वेटर ने पूछा। हीरालाल सूर्यवंशी ने पीढ़ी सुलगाई और कश लेकर शान से बोला, टाइम क्या हुआ है? टाइम? वेटर ने जल्दी से घड़ी देखी, फिर कह उठा, 10:30। इतने बजे लंच किया जाता है या नाश्ता? हीरालाल ने उसे घूरा। जी नाश्ता, अभी लेकर आता है। वेटर जाने को हुआ। सुन, वेटर ठिठका, वह नाश्ता मत लाना मेरे लिए जो पहलवान किसी को दान खाने में दे देता है। मुझे बढ़िया महंगा सेठों वाला माल चाहिए। खाने में मजा ना आया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। वेटर सिर हिलाकर चला गया। 2 मिनट में ही बढ़िया नाश्ता हाजिर था। हीरालाल उस पर टूट पड़ा। मौसम की वजह से आज भूख कुछ ज्यादा ही लग रही थी। जब नाश्ता समाप्ति पर था तो उसने पहलवान को देखा, जो कि कैश काउंटर पर आ बैठा था। पहलवान ने काले रंग का विदेशी सूट और टाई लगा रखी थी। पहलवान की चमक दमक दूर से ही नजर आती थी। हीरालाल की पहलवान से निगाहें टकराई। पहलवान उसे देखते ही बाएं हाथ से मूंछों को उमेटने लगा। हीरालाल ने सकपका कर मुंह फेर लिया। रह रहकर दोनों की निगाहें आपस में टकराती रही। हीरालाल निगाहें चुराता रहा। जैसे तैसे हीरालाल ने बचे नाश्ते को गले के भीतर सरकाया, फिर उठकर हाथ मुंह साफ किया और बाहर की तरफ बढ़ा। जो ही पहलवान के केबिन के सामने से निकला, पहलवान का गुरदासपुरिया पंजाबी कड़कदार स्वर हीरालाल के कानों से टकराया। ओए सूर्यवंशी, जरा कुम के अंदर बढ़। अंदर बढ़? हीरालाल सकपकाया। उल्लू दे पट्ठे, काउंटर दे विच मेरे कोल बैठ। आ 2 गल्ला ते करिए। हीरालाल ने गहरी सांस ली और कैश काउंटर के भीतर जाकर पहलवान के पास मौजूद छोटे से स्टूल पर जा बैठा। पहलवान के साथ रह रहकर ही वह पंजाबी समझने लगा था और पहलवान नेपाली जानने के पश्चात भी हीरालाल से पंजाबी में ही बात करता था। क्या है? हीरालाल ने लटके स्वर में दूसरी तरफ देखते हुए कहा। पुत्र, पहलवान ने पुचकारने वाले लहजे में उसके कंधे पर हाथ मारा। पुत्र? हीरालाल ने सकपकाकर पहलवान को देखा। पहलवान ने उसे घूरते हुए दूसरा हाथ मूंछों पर फेरा। तू मुझे पुत्र कहता है, जबकि हम एक ही उम्र के। क्या दिखता ते किद्दी मां मर गई? कौन मरिया तेरा? कोई नहीं। फिर चींची कान कर दावे। बोल की डफके आया वे? डफके? हीरालाल सकपकाया। हाँ, मैं वेख रहा सी तेरा, मैं ज्यादा ही तेज चल रहा सी। पांडे भी कुछ बड़ी ही तेरे टेबल ते पए सी। की खादा वे? पहलवान की तीखी निगाह हीरालाल पर थी। हीरालाल के चेहरे पर हड़बड़ाहट सकपकाहट थी। पहलवान, गरीब इंसान हूँ, थोड़ा सा नाश्ता किया है। मेरी इतनी औकात कहाँ कि बढ़िया बढ़िया माल खा सकूं। बस पेट की आग को। तू जदों हिंदुस्तान गया सी तद हिंदी फिल्मा देखिया सी? हाँ, मैं। बस बस, पहलवान हाथ उठाकर बोला। 2 ओयो दी हिंदी फिल्मा दा सर्वे कि तू गल्ला विच पेट दी अग वर्गे डायलॉग तोप दे गोले वंगर छोड़े जा रहा वे। अब हीरालाल क्या कहता। अच्छा 10 की खा के आया वे? पहलवान ने हीरालाल का कंधा थपथपाया। थोड़ा सा खाया है। थोड़ा जया बोल, बाकी मैं समझ जावांगा। ऑमलेट खाया था। कितने अंडिया दा? 2-4। होर? बाकी खास कुछ नहीं। 4 पीस बटर स्लाइस थे और 2 प्लेट पूरी छोले। ते 2 तेरा नाश्ता वे,
पहलवान ने होठ सिकोड़े। हाँ, हीरालाल सकपकाया हुआ था। जेड़ा सूर्यवंश नाल वास्ता रखेगा ओ इन्ना ही नाश्ता करेगा, क्योंकि हराम दा माल वे प्यो ने खान पीन दी फैक्ट्री लगा रखी है। आपे खादा पीता चलदे बने, पल्ला किद्दे विच इतनी हिम्मत वे कि सूर्यवंश वाले से बिल लेने की जुर्रत कर सके। पहलवान व्यंग से बोला। हीरालाल ने पेट पर हाथ फेर कर उखड़ी निगाहों से पहलवान को देखा। तू क्या समझता है पहलवान कि मैं कोई मुफ्तखोरा हूं जो एक ने किया? मैं तो तुझे सूर्यवंशी कह रहा, और तू? मैं तेरी पाई पाई चुका दूंगा पहलवान। हीरालाल गर्दन अकड़ा कर बोला। वाह, किन्नी वधिया गल कीती वे। पाई पाई? वैसे आज तक किन्नी पाइयां होइयां वे? जब देने का वक्त आएगा तो यह भी बता दूंगा। ठीक किया तू, और वो वक्त कभी नहीं आएगा, या आएगा सूर्यवंशी? हीरालाल ने पहलवान पर तीखी नजर डाली। मैं सूर्यवंशी हूँ, जो कहता हूँ पूरा करके दिखाता हूँ। तुम्हारा उधार चुकता करके रहूंगा। पहलवान के चेहरे पर व्यंग के भाव फैले हुए थे। कम से कम ओ ते दस दे कि ओ दिन कदों आएगा। जब आएगा बता दूंगा। दस दे किते ए ना होवे कि उदो तू मनो भुल ही जावे। पहलवान ने व्यंग से कहा। हीरालाल उठा। किथे जा रहा वे? पहलवान ने उसे देखा। काम है। हाथ तंग था तो पेट भरने के लिए यहाँ आ गया। नहीं तो बैठ ना। पहलवान ने उसकी बाह पकड़कर हीरालाल को वापस बिठाया। नाश्ते के बाद तू कॉफी वगैरह नहीं पीती? ओते पिंदा जा। पहलवान ने वेटर को बुलाकर कॉफी लाने का ऑर्डर दिया। मालूम है तू कत्तो उधार खा रिया वे? यहाँ जब तुमने नेपाल में भूखे नंगे आकर चाय का खोखा डाला था। पहलवान हंसा। ठीक गया तू। ते तत् तो लेकर हुन तक किन्ना उधार? पुरानी बातें मत किया कर पहलवान। हीरालाल ने गहरी सांस ली। क्यों? तब मैं जवान था। जवानी के वह दिन। हीरालाल ने पहलवान को देखा। खैर छोड़, यह बता कि बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है, सब ठीक है? वदिया ने, कोई फिक्र नहीं। पहलवान ने मुस्कुराकर हीरालाल को देखा। कल ही तेरी पाबी पूछ रही सी कि हीरालाल सूर्यवंशी साहब ने पैसे देने शुरू किते कि नहीं। हीरालाल सकपकाया। औरतों की बातों में मत आया कर पहलवान। यह औरतें, मैं नहीं आंदा औरतां दियां गल्लां विच। आया हुंदा ते हुन तक तू सड़क ते पिया हुंदा। हीरालाल ने होठ भींचकर मुंह फेर लिया। कॉफी आ गई। हीरालाल ने खून भरा। पहलवान बोल। आजकल हाथ कुछ तंग चल रहा है, अगर 150 मिल जाते तो। पहलवान ने बिना कुछ कहे 100 का नोट निकाला और हीरालाल की तरफ बढ़ा दिया। हीरालाल ने हैरानी से पहलवान को देखा। नोट भी फौरन थामा। एक बात तो बता पहलवान। हीरालाल गंभीर सा हुआ। बोल। तूने मुझे 100 रुपए दे दिए, पहले भी कई बार दे चुका है, जबकि तुझे मालूम है कि मैं जो भी देता हूँ उसे वापस करने की औकात में नहीं हूँ। फिर भी 100 लेके तू खुश हो जांदा वे तो मेरा की गया? रब ने बहुत दिता वे। पहलवान ने मुस्कुराकर हीरालाल को देखा। अगर तू मेरी एक गल दा जवाब दे दे तो तेरा मेरा उधार साफ। कौन सी बात? हीरालाल जल्दी से बोला। अयो कि तू अपने नाम दे अगे सूर्यवंशी की सोच के लगाया। हीरालाल के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। मैं सूर्यवंशी खानदान से हूँ पहलवान। हीरालाल तीखे स्वर में बोला। ओते मैनू भी साल तो बतावे, लेकिन। हीरालाल चेहरे पर तीखापन लिए उठ खड़ा हुआ। की होया? पहलवान ने जानबूझकर आंखें फैलाकर उसे देखा। मैं जा रहा हूँ। हीरालाल ने कदम उठाया। लेकिन कॉफी ते। आजकल उधार की कॉफी में मजा नहीं आता पहलवान। हीरालाल ने मुंह बनाकर कहा। ठीक वे, 100 दा नोट भी वापस दे दे, वो भी उधार दा। वो उधार का नहीं है, मेरे लिए तो हराम का माल है, पच जाएगा। हीरालाल ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। पहलवान मुस्कुराता हुआ हीरालाल सूर्यवंशी को जाते देखता रहा। बेवकूफ, पहलवान बड़बड़ा उठा। सच्चे खब्बे हथ मार के सारी जिंदगी एवें ही खराब कर लेती वे। कुछ किता हुंदा ते आज बंदा बनिया हुंदा। चल जिज्जे, 11 बज रहे हैं। योगेंद्र खंडूरी ने तैयार होने के पश्चात कहा। चल रहा हूँ। भवन सिंह शीशे में देखते हुए गीले बालों पर कंघी फेरता हुआ बोला। सारा नेपाल खंगाल डालना। देवराज चौहान कोई मक्खी नहीं है
जो मिले नहीं वह कहीं छिपा नहीं होगा, किसी बढ़िया होटल में ठहरा होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में उसने आज तक नेपाल में ऐसा कोई काम नहीं किया कि यहाँ की पुलिस को उसकी जरूरत हो। खंडूरी बोला। देख लेंगे। भवन सिंह पलटकर लापरवाही से बोला। अब कहीं न कहीं से तो देवराज चौहान को ढूंढना ही है और ढूंढ कर ही रहेंगे। बढ़तो जिज्जे, खंडूरी ने उसकी बात काटकर गंभीर स्वर में कहा। संभल कर रहना, यह देवराज चौहान का मामला है, सड़क छाप दादे बदमाश का नहीं। और रात तूने उससे झगड़ा। खंडूरी तुम सुनता रहे। खंडूरी उसे घूर कर बोला। रात तूने उससे जिस प्रकार झगड़ा किया उसका उसने जरूर पूरा माना होगा। हो सकता है सामने पड़ने पर वह तुम्हें 2-4 ठोक भी दे। अगर ऐसा हो भी गया तो भी तुझे बुरा नहीं मानना है, खा लेना, क्योंकि हमने तो अपना मतलब निकालना है। चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर लूंगा, भवन सिंह ने जहरीले स्वर में कहा। वह तो मेरे को मालूम है कि समझदार है, सब संभाल लेगा, लेकिन मैं तेरे को और भी समझदार बना रहा था। योगेंद्र खंडूरी ने सोच भरे स्वर में एक एक शब्द चबाकर कहा। हम दोनों अलग अलग ढंग से देवराज चौहान की तलाश करेंगे। जिसे वह मिलेगा वह देवराज चौहान से बात कर लेगा और अगली मुलाकात का वक्त तय कर लेगा, भवन सिंह ने खंडूरी से कहा। और अगर देवराज चौहान बात नहीं माने तब भी उससे जैसे तैसे अगली मुलाकात का समय ले लेना है, फिर हम दोनों उससे मिलकर बात करेंगे, योगेंद्र खंडूरी ने कहा। ठीक है, अब निकलो, भवन सिंह बोला, नहीं तो शाम यहीं पर हो जाएगी। चल चल, मैं तो कब से। योगेंद्र खंडूरी के शब्द अधूरे रह गए। बाहर कार रुकने की आवाज आई। दोनों की आंखें मिली। चल जिज्जे, खंडूरी ने मुंह बनाकर कहा। हमारे यहाँ कार पर कोई नहीं आने वाला। ऐसा कभी हुआ तो आने वाले वर्दी डाले पुलिस वाले होंगे। बहुत समझदारी वाली बात। तभी दरवाजा थपथपाया गया। दोनों की निगाहें मिली। खंडूरी आगे बढ़ा और आंखें सिकोड़े सिटकनी हटाने लगा। हीरालाल सूर्यवंशी पहलवान के होटल से खा पीकर निकला तो ऐसा कोई भी काम उसे नजर नहीं आया जो उसे करना हो या कहीं जाना हो। वैसे भी मौसम धुंध भरा था। हीरालाल ने आज घर जाकर आराम करने की सोची और पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ गया। तब 11 बजे थे और करीब 20 मिनट बाद वह जब अपने घर के करीब पहुंचा ही था कि तभी खूबसूरत कार को उसने खंडूरी और भवन सिंह के घर के सामने रुकते देखा। हीरालाल के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। कमाल है, हीरालाल ठिठक कर कार को देखने लगा। आजकल लगता है जीजा साले ने तरक्की कर ली है, कारों पर बड़े बड़े लोग यहाँ आने लगे हैं, बड़बड़ा उठा हीरालाल। तभी हीरालाल के देखते ही देखते कार का ड्राइविंग डोर खुला और आगे से कोई निकलकर खंडूरी के घर की तरफ बढ़ा। बदन पर कीमती सूट था। वह जगमोहन था। यह साले जीजा साले आजकल ऊंचा उड़ रहे हैं, माल भी मोटा खा रहे होंगे। हीरालाल का सूर्यवंश फड़का। इनसे दुआ सलाम रखकर माल पानी झाड़ा जा सकता है। हीरालाल ने देखा कार से उतरने वाला खंडूरी के घर का दरवाजा खटखटा रहा है। हीरालाल आगे बढ़ा और करीब पहुंचकर कार को देखने लगा। फिर आगे बढ़कर कार की खिड़की से भीतर झांका। उसका इरादा था कि अगर भीतर कुछ पड़ा हो तो उसे लेकर चलता पड़े, परंतु भीतर देखते ही ठिठक गया। ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर देवराज चौहान बैठा उसे देख रहा था। हीरालाल ने फौरन खुद पर काबू पाया। नमस्कार जी, हीरालाल ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान उसे घूरता रहा। मेरा नाम हीरालाल सूर्यवंशी है। वह बगल वाला दरवाजा मेरे घर का है। कार देखकर रुक गया। वास्तव में बहुत ही अच्छी कार है। यह तो मेरे जैसे सूर्यवंशी के पास होनी चाहिए। देवराज चौहान ने जगमोहन पर निगाह मारी जो कि बंद दरवाजे पर खड़ा था। फिर उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। निगाहें हीरालाल पर थी। हीरालाल मुस्कुराया। गले पर मौजूद 4 खाने के मफलर को उसने ठीक तरह लपेटा। कार तुम्हें पसंद है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हाँ, बहुत। तो लो, तुम ले लो। क्या? हक्के बक्के से हीरालाल का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ? देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। आप कार मुझे दे रहे हैं? हाँ, तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो,
चाबी बीच में ही लटक रही है, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। हीरालाल को लगा जैसे उसकी किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो मेरी बात सुनकर? देवराज चौहान के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, हीरालाल जल्दी से बोला। मैं तो बहुत खुश हूँ जो कि आप खुश होकर कार मुझे दे रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि अगर आप सेल लेटर पर साइन कर देते तो मुझे चलाने में मजा आता। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। सेल लेटर पर साइन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम ऐसे ही 2-4 घंटे कार ड्राइव करके दिल को तसल्ली दे लो, क्योंकि कार होटल वालों की मार्फत किराए पर ली है। मैं उन्हें खबर कर दूंगा कि कार चोरी हो गई है, फिर वह आसानी से कार को और तुम्हें ढूंढ लेंगे। हीरालाल के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव उभरे। अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया, तीखा स्वर था हीरालाल का, नहीं तो जेब में मौजूद इकलौते 100 के नोट का भी नुकसान हो जाता। खामखा मैं कार में पेट्रोल डलवा लेता। कहने के साथ ही हीरालाल ने गर्दन को झटका दिया और अपने घर की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान के देखते ही देखते हीरालाल ने अपने घर के बाहर लटक रहे दरवाजे का ताला खोला और भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद कर लिया। देवराज चौहान ने खंडूरी के घर की तरफ निगाह मारी। दरवाजा खुल चुका था। जगमोहन भीतर जा चुका था। देवराज चौहान भी खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान के भीतर जाते ही चंद पलों उपरांत दरवाजा भीतर से बंद कर लिया गया और करीब आधे मिनट बाद हीरालाल ने दरवाजे का पल्ला खोलकर बाहर झांका। कार खाली थी, यानी कि उससे बात करने वाला भी खंडूरी के घर में जा चुका था। हीरालाल होठ सिकोड़े दबे पांव अपने घर से बाहर निकला और खंडूरी के घर के बंद दरवाजे पर जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया। हीरालाल मामला जानना चाहता था कि भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि बड़े लोगों का भवन सिंह और योगेंद्र खंडूरी जैसे फटीचरों के यहाँ आना उसे समझ नहीं आ रहा था। अगर कुछ समझ में आ रहा था तो सिर्फ यह कि कोई गड़बड़ तो है ही। बदमाश दादाओं के पास शरीफ आदमी चाय पानी तो पीने आ नहीं सकते। भीतर से उभरने वाली आवाजें हीरालाल के कानों में पड़ने लगी। योगेंद्र खंडूरी ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से आ टकराया। किससे मिलना है? खंडूरी ने अनजान व्यक्ति को सामने पाकर कहा। जगमोहन के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। उसने खंडूरी के गाल पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और खुद भीतर प्रवेश कर गया। धक्का देने का कोई खास असर खंडूरी पर नहीं हुआ, अलबत्ता जगमोहन अवश्य भीतर प्रवेश कर गया। कमरे में एक तरफ मौजूद भवन सिंह को खड़े देखकर जगमोहन ठिठका। चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे। जगमोहन के हाव भाव देखकर भवन सिंह की आंखें सिकुड़ी। अगले ही पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि कल कैसीनो में देवराज चौहान से झगड़े के समय पीछे से आकर इसने उससे कुछ कहा था। भवन सिंह मनी मन सतर्क सा हो गया। इसके पहले जगमोहन भवन सिंह से कुछ कहता। 2 कदम के फासले पर खड़े खंडूरी ने दांत पीसकर जगमोहन के गाल पर घूंसा चलाया। जगमोहन खंडूरी के प्रति सावधान था। जगमोहन ने तुरंत घूंसे को रोका और दूसरा हाथ चांटे के रूप में खंडूरी के गाल पर दे मारा। योगेंद्र खंडूरी का चेहरा झंझना उठा। पूरा जबाड़ा हिल गया। तभी जगमोहन का हाथ घूंसा बनकर खंडूरी के पेट में जा धंसा। खंडूरी कराह कर नीचे झुका तो जगमोहन ने उसके झुके सिर पर हथेली रखकर धक्का दिया तो पीड़ा में डूबा खंडूरी लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा। इस सारे वक्त के दौरान जगमोहन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था। साथ ही चेहरे पर बेहद सख्ती के भाव आ जमे थे। योगेंद्र खंडूरी को नीचे गिरते देखकर भवन सिंह ने दांत खींच लिए। चेहरे पर दरिंदगी नाच उठी। आंखों में क्रोध के भाव लिए वह जगमोहन की तरफ बढ़ा। जगमोहन का चेहरा बेहद खतरनाक हो उठा। मेरी जेब में रिवॉल्वर है। जगमोहन का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। अच्छा यही होगा कि उसे निकालने का मुझे मौका मत दो, वरना बात बढ़ भी सकती है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि चाकू निकाल कर वापस जेब में रख लूँ, समझे? या फिर जगमोहन का हाथ जेब पर टिका। भवन सिंह होठ भींचे खड़ा हो गया। योगेंद्र खंडूरी की पीड़ा अब काफी कम हो गई थी। वह खड़ा हो चुका था। जगमोहन ने कहर भरी निगाहों से योगेंद्र खंडूरी को देखा।
खंडूरी की कहर भरी निगाह पहले से ही जगमोहन पर थी। कुछ इच्छा बाकी है? जगमोहन के लहजे में खूंखार भाव उभरे। योगेंद्र खंडूरी के चेहरे पर दरिंदगी नाची। सारी इच्छा बाकी है और पूरी भी करके रहूंगा। खंडूरी के दांत भिंच गए। अभी? जल्दी क्या है? अभी तो तुम यहीं हो, योगेंद्र खंडूरी ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। इसका मतलब जब तक मैं इससे बात करूं तुम चुप रहोगे। योगेंद्र खंडूरी जहर भरी निगाहों से जगमोहन को देखता रहा। जगमोहन ने खंडूरी पर से निगाह हटाकर भवन सिंह पर टिका दी। भवन सिंह की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। मन ही मन इस बात का फैसला तो वह कर ही चुका था कि इसे सही सलामत बाहर नहीं निकलने देना। आखिर उसने उन पर हाथ उठाया है। जगमोहन और भवन सिंह की आंखें मिली। तुमने कल कैसीनो में खेल में हेरा फेरी की? भवन सिंह ने जैसे छाती ठोकने वाले अंदाज में कहा। उसके बाद तुमने चाकू से हमला किया और किया, सब कुछ किया। अब तुम क्या चाहते हो? भवन सिंह की आवाज में तीखापन था। मैं? जगमोहन ने दरिंदगी भरे स्वर में कुछ कहना चाहा कि ठिठक गया। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। योगेंद्र खंडूरी ने उसे देखा। देवराज चौहान पर भवन सिंह की निगाह जा टिकी। दोनों चौंके, ठगी से रह गए। देवराज चौहान? मस्तिष्क में तीव्र धमाका हुआ। कई पलों तक वहां सनसनी से भरा सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से कोई बोल न फूटा। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से भवन सिंह को देखा, फिर पलटकर दरवाजा बंद कर लिया। योगेंद्र खंडूरी और भवन सिंह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। देवराज चौहान जैसी खतरनाक शख्सियत है। भवन सिंह और योगेंद्र खंडूरी की आंखें मिली। तुम? भवन सिंह के होठों से निकला। नजरें देवराज चौहान पर थी। इसे छोड़ो, जगमोहन गुर्राया। पहले मेरे से बात करो। तो मैं कह रहा था कि कल गलती तुम्हारी थी। तुमने ही बेवजह झगड़ा पैदा किया और तुम्हारे ही कारण हमारा टेबल पर पड़ा टोकन के रूप में रुपया हाथ से निकल गया। साथ ही तुमने चाकू से जान लेने की भी चेष्टा की। भवन सिंह की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारा इस मामले से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, भवन सिंह ने सपाट स्वर में कहा। यह क्यों नहीं होना चाहिए? उस वक्त टेबल पर मेरे पैसे से खेला जा रहा था, जगमोहन ने कुड़कर सख्त स्वर में कहा। तब मेरे बदले मेरा साथी खेल रहा था। यह तुम्हारा साथी है? खंडूरी ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। हाँ। योगेंद्र खंडूरी ने भवन सिंह को देखा। दोनों के चेहरों पर छाया तनाव समाप्त हो चुका था। अब क्या चाहते हो? भवन सिंह ने पूछा। तुम्हारी कल की बात भूली जा सकती है अगर हमारा कैश का नुकसान पूरा कर दो तो। वह कैश जो टेबल पर रह गया था? भवन सिंह बोला। हाँ, वही। तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? भवन सिंह ने पूछा। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वह हम। खैर छोड़ो, योगेंद्र खंडूरी शांत भाव में बोला। यह बताओ कितना कैश था? यही कोई 40-50 हजार रुपया, जगमोहन ने जल्दी से कहा। देवराज चौहान ने चेहरे पर उठने वाली मुस्कान को कठिनता से छिपाया। झूठ बोलते हो तुम? एकाएक भवन सिंह तेज स्वर में कह उठा। क्या कहा? मैं झूठ बोलता? हाँ। भवन सिंह की आवाज तैश में आ गई। तब तो गेम शुरू ही हुआ था। टेबल पर 20-25 हजार से ज्यादा टोकन नहीं था। 20-25? जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। हाँ, शायद यह भी ज्यादा कह गया हूँ, क्योंकि बस, जगमोहन जल्दी से बोला। 25 से कम करने की कोशिश मत करना, वरना मामला नहीं पटने वाला। निकालो 25 और हमें शांति शांति से रुखसत करो। योगेंद्र खंडूरी और भवन सिंह की आंखें मिली। जगमोहन सख्त निगाहों से दोनों को देख रहा था। देवराज चौहान भी भवन सिंह और योगेंद्र खंडूरी को देखने लगा था। सुना नहीं? 25 हजार निकालो, वरना। जगमोहन गुर्राया। देता हूँ, खंडूरी ने शांत स्वर में कहा। खंडूरी तुम? भवन सिंह ने ऐतराज उठाना चाहा कि खंडूरी ने टोका। चुप जिज्जे, चुप रह, बीच में मत बोला कर। कहने के साथ ही खंडूरी दूसरे कमरे में गया और तुड़े मुड़े नोटों की 2 गड्डियां लेकर आया। यह लो। खंडूरी जगमोहन की तरफ गड्डियां बढ़ाकर बोला। 20 हजार है, इस वक्त हमारे पास इतने ही हैं। जगमोहन ने फौरन गड्डियां थामी और जेब में डाल ली। बाकी का 5? बोला तो है नहीं, 2-4 दिन में चक्कर लगा लेना, मिल जाएगा। खंडूरी मुस्कुराया।
भाड़ में गए 2-4 दिन। जगमोहन ने खतरनाक स्वर में कहा। हम शाम को आएंगे, 5 का इंतजाम करके रखना, वरना तुम दोनों की ऐसी बुरी गत बनेगी कि सब कुछ भूल जाओगे। सुना क्या बोलता है? भवन सिंह ने दांत भींचकर खंडूरी को देखा। योगेंद्र खंडूरी मुस्कुराया। धमकी देता है हमें? हम? चुप चुप। खंडूरी हाथ उठाकर मुस्कुराया। सब ठीक हो जाएगा। भवन सिंह ने होठ भींच लिए। कान खोलकर सुन। कहते कहते जगमोहन ठिठका। उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ चुकी थी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी पड़ी थी। माथे पर बल स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह बेहद धीमे धीमे कदम उठाता हुआ योगेंद्र खंडूरी के करीब पहुंचकर ठिठका। खंडूरी का गला सूख गया। देवराज चौहान उसके सिर पर मौजूद था। भवन सिंह देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखकर मन ही मन सतर्क हो उठा था। जगमोहन खुद असमंजस में था कि क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान ने होठ भींचकर पूछा। खंडूरी, योगेंद्र खंडूरी। खंडूरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। और तुम्हारा साथी? वह मेरा जीजा है, भवन सिंह, खंडूरी ने जल्दी से कहा। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने दोनों पर गहरी नजर डाली। तुमने बेहद आसानी के साथ 20,000 रुपया निकाल कर दे दिया। खंडूरी ने हौले से गर्दन हिलाई। इसका मतलब तुमने हमें पहचान लिया है, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। खंडूरी ने देवराज चौहान को देखा। बोल। हाँ, कल रात ही मैंने कैसीनो में पहचान लिया था तुम्हें, खंडूरी ने कहा। तुम वहाँ कहाँ थे? मैं कैसीनो में बारमैन हूँ। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तभी खंडूरी ने कहा। देवराज चौहान, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम? बातें बाद में, पहले 5,000, जगमोहन ने कहना चाहा। जब 20 दे दिया है तो 5 भी मिल जाएगा, खंडूरी बोला। बात तो कर लेने दो। जगमोहन खंडूरी को घूरने लगा। यह कौन है? खंडूरी ने जगमोहन की तरफ इशारा किया। तुम्हें जो बात करनी है करो, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। इसके बारे में मत सोचो। खंडूरी ने भवन सिंह को देखा। कर बात। भवन सिंह ने देवराज चौहान को देखा। यह तुम्हारा जीजा है? जगमोहन ने पूछा। हाँ, खंडूरी ने सिर हिलाया। देवराज चौहान की निगाह भवन सिंह पर जा टिकी। भवन सिंह ने सिगरेट सुलगाई और विचार भरे स्वर में कह उठा। पिछले कुछ दिनों से मैं एक ऐसी जगह हाथ मारने की सोच रहा था जहां से करोड़ों का माल हाथ लग सकता है, परंतु वहां मौजूद खतरों को देखकर मेरा हौसला नहीं हो पा रहा था कि यह काम कर सकूं। कल खंडूरी ने तुम्हें देखा, पहचाना तो कह उठा कि डकैती में तुम जैसा कोई एक्सपर्ट नहीं, इसलिए तुम ही इस डकैती को कामयाब बना सकते हो। लेकिन खतरे को डाल बर्तन में, जगमोहन ने जल्दी से कहा। करोड़ों का मामला है और खतरा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तू यह बता, कितने करोड़ों का रगड़ा है? काम की बात किया कर। भवन सिंह ने जगमोहन को देखा। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने गिनती कर रखी। बिना गिनती के अपना अंदाजा ही बता दो। जगमोहन उसकी बात काट कर कह उठा। 2 पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। भवन सिंह ने ही गंभीर स्वर में खामोशी भंग की। जहां पर डकैती करने का मेरा इरादा है वह रॉयल कैसीनो है। काठमांडू का सबसे बेहतरीन कैसीनो है वह। हर रोज शाम 4 बजे कैसीनो में जुआ शुरू हो जाता है, जो कि आधी रात में 2 बजे तक चलता है। लगभग आधा कैसीनो तो हर रोज ही विदेशियों से भरा रहता है। काउंटर पर कैश देकर टोकन प्राप्त करके जुआ खेला जाता है। बड़े बड़े दांव लगते हैं। और इसी रॉयल कैसीनो में न्यू ईयर की रात कैसीनो के स्ट्रांग रूम में करोड़ों की रकम इकट्ठी हो जाती है। न्यू ईयर के वक्त 31 दिसंबर सुबह से शुरू होकर कैसीनो अगले दिन नए साल के 6 बजे तक चलता है। नेपाल के काठमांडू के कैसीनो में खेलने वाले लोग जगह जगह से आते हैं। यूरोप से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत और भी जाने कहां कहां से। सब ढेर सारा पैसा लेकर आते हैं ताकि हार जाने पर भी पैसा कम ना पड़े। और इन 2-4 दिनों में यहाँ काठमांडू में अक्सर 10-20 मर्डर हो जाते हैं विदेशियों के, क्योंकि उनसे पैसा लूटने की चेष्टा की जाती है। भवन सिंह क्षण भर के लिए थिटका। सबकी निगाहें भवन सिंह पर थी। तुम्हें जवाब मिल गया या कुछ और पूछना है? भवन सिंह ने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने ढेर सारी व्याकुलता के साथ देवराज चौहान को देखा।
देवराज चौहान ने कष्ट लेकर भवन सिंह और खंडूरी को देखा। डकैती के बारे में सोचा किसने? मैंने, भवन सिंह ने कहा। परंतु मैंने मना कर दिया था, योगेंद्र खंडूरी बोला, क्योंकि ऐसी बड़ी तगड़ी मोटी डकैती करना हम लोगों के वश में नहीं है। और जब तुम्हें देखा तो खंडूरी ने दांत फाड़े। मुझे लगा कि अब यह काम हो सकता है, डकैती डाली जा सकती है। देवराज चौहान गहरी निगाहों से दोनों को देखता रहा। जगमोहन व्याकुल सा देवराज चौहान को देख रहा था। क्या हुआ? हमारी बात? भवन सिंह ने कुछ कहना चाहा। चुप रहो, जगमोहन जल्दी से मुंह बनाकर बोला। सोचने दो कि करोड़ों की रकम को। देवराज चौहान घूरते पाकर जगमोहन ने तुरंत होठ खींचकर मुंह फेर लिया। खंडूरी होठ सिकोड़े देवराज चौहान को देखे जा रहा था। जहां पर देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, करोड़ों की दौलत होगी, वहां सिक्योरिटी भी इतनी तगड़ी होगी कि कोई उस दौलत को लूट ना सके। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा होगा। हाँ, न्यू ईयर की रात तो वहां बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी होती है, खंडूरी ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन देवराज चौहान को सिक्योरिटी की परवाह ही कहाँ है? तुम तो। क्यों? देवराज चौहान ने खंडूरी को घूरा। मुझे परवाह क्यों नहीं? तुम तो डकैती एक्सपर्ट हो, जाने कितनी ऐसी सिक्योरिटी तुम। होश की दवा करो, मैं भी तुम लोगों की तरह इंसान हूँ। गोली से तुम भी मरते हो और मैं भी। घूंसे का दर्द तुम लोगों को भी होता है और मुझे भी। वह तो ठीक है, खंडूरी ने सिर हिलाया। मेरा कहने का यह मतलब नहीं था। मैं तो बल्कि यह कहना चाहता था कि इन मामलों से निपटने में तुम्हारा दिमाग तेज है। तुम अगर इस काम में हाथ डालो तो सफलता पा सकते हो, जबकि हम तो यह काम करने की सोच भी नहीं सकते। अगर तुम कहो तो कैसीनो के भीतर का मामला मोटे तौर पर बता देता हूँ, उसके बाद सोच लेना कि। हाँ, क्यों नहीं? जगमोहन जल्दी से बोला। उसे डर था कि कहीं देवराज चौहान इनकार न कर दे। बैठकर आराम से बात करते हैं, खड़े खड़े तो बात भी ढंग से नहीं हो पाएगी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। मत भूलो कि तुम यहाँ न्यू ईयर मनाने आए हो। अगर इस चक्कर में पड़े तो। इससे बढ़िया और न्यू ईयर क्या हो सकता है कि करोड़ों का माल हाथ में आ जाए, जगमोहन ने मुस्कुराकर कहा। बैठकर सुन तो लें कि यह क्या कह रहे हैं। बैठो बैठो। वह बैठे, चारों बैठे। बातों का सिलसिला पुनः शुरू हुआ। योगेंद्र खंडूरी ने कहा, आजकल मैं रॉयल कैसीनो में बारमैन बना बैठा हूँ, करीब 6 महीनों से। पुलिस के टाइट हो जाने की वजह के कारण मुझे दिखाने के लिए शराफत का दिखावा करना पड़ रहा है। वैसे मैंने और भवन सिंह ने बड़े से बड़े काम कर रखे हैं। पूर्व जानकारी के मुताबिक हर न्यू ईयर की रात भर कैसीनो के स्ट्रांग रूम में करोड़ों की रकम इकट्ठी हो जाती है। करीब 10-15 करोड़, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम नहीं। नोटों के लिए वहाँ हाथ मारना किसी सूरत में बुरा नहीं होगा। जहाँ दौलत हो, जगमोहन ने जल्दी से कहा, वहाँ बुरा जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बात में भी शक नहीं कि। खंडूरी की आवाज़ में गंभीरता आई। कैसीनो के स्ट्रांग रूम से दौलत को लूटना कठिन ही नहीं, असंभव सा काम है। कई बार तो मैं सोचने लगता हूँ कि हम यूं ही बात कर रहे हैं, यह काम हो नहीं सकता। तू आगे बोल, होगा या नहीं होगा, यह सोचना हमारा काम है, जगमोहन ने व्याकुलता से कहा। पल भर के लिए वहां खामोशी सी छा गई। खंडूरी ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम कहते रहो, हम सुन रहे हैं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बोलो खंडूरी, भवन सिंह बोला। योगेंद्र खंडूरी ने सिर हिलाया, फिर धीमे स्वर में कह उठा। चलती सड़क पर रॉयल कैसीनो भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है। वह काठमांडू का सबसे बेहतरीन कैसीनो है। जुआ खेलने के लिए पर्यटक रॉयल कैसीनो को ही पसंद करते हैं। न्यू ईयर की रात या फिर न्यू ईयर के सिलसिले में सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वह मैं बता देता हूँ। जिस इमारत में रॉयल कैसीनो है, देखने में वह इमारत डिब्बे की तरह है। 2 मंजिला है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर और 2 मंजिलें ऊपर। बाहरी प्रवेश द्वार पर तब 3 पुलिस वाले और 2 आदमी कैसीनो की तरफ से तैनात रहेंगे। सब हथियारबंद और खतरनाक हैं। उसके बाद भीतर इमारत के प्रवेश द्वार पर दरबान के अलावा 2 पुलिस वाले
और 3 कैसीनो के हथियारबंद दादे वहां होंगे। उसके बाद भीतर प्रवेश करते ही दाईं तरफ रिसेप्शन है, बाईं तरफ काफी बड़ा हॉल जिसमें एक ही वक्त में कम से कम 100 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। फिर उस कॉमन हॉल को पार करके आखिर में शीशे का डबल डोर है जहां दरबान के अलावा 2 पुलिस वाले और 4 कैसीनो के दादे वहां खड़े होंगे। उस दरवाजे को पार करते ही पुनः बड़ा हॉल है जो कि बार रूम है जिसका बारमैन मैं खुद हूँ। 2 में से एक बारमैन। रॉयल कैसीनो जैसी जगह पर ऐसी नौकरी मिलना आसान नहीं, खास तौर से मेरे जैसे इंसान को। परंतु तगड़ी सिफारिश लगवाने की वजह से यह नौकरी मुझे हासिल हो गई। बार में तभी जगमोहन ने बेचैनी से टोका, आगे खंडूरी भाई, आगे बढ़, बार से बाहर निकल। हमारा पैग मारने का कोई इरादा नहीं है। नोटों की बात कर, माल की बात कर, वक्त बर्बाद मत कर। खंडूरी ने जगमोहन को देखा जबकि सबकी निगाहें खंडूरी पर थी। देवराज चौहान बेहद शांत स्थिर मुद्रा में कुर्सी पर बैठा कष्ट दे रहा था। 2 पलों के बाद योगेंद्र खंडूरी ने पुनः कहना शुरू किया। बार के एक कोने में शीशे का खूबसूरत डोर है जो कि जुआ घर में खुलता है। इस दरवाजे पर 4 दादे कैसीनो के और पुलिस वाले खड़े मिलेंगे। कैसीनो हॉल तो आप लोग देख ही चुके हैं। कैसीनो में विस्की नहीं मिलती, ना ही वेटर को भीतर विस्की सर्व करने की इजाज़त है। न्यू ईयर के दौरान, वैसे आम दिनों में वेटर कैसीनो के भीतर खिलाड़ियों को 1.5 गुना रेट पर विस्की सर्व करके जाती है। न्यू ईयर के दौरान कैसीनो में विस्की सर्व करनी क्यों बंद कर दी जाती है? देवराज चौहान ने पूछा। सावधानी के तौर पर खंडूरी ने सिर हिलाकर कहा कि कहीं न्यू ईयर की रात जुआ घर में डकैती के इरादे से गलत लोग न प्रवेश कर जाएं। वैसे अपनी विस्की ले जाने की पूरी इजाज़त है। बाहरी स्टाफ का कोई आदमी भी उस दौरान कैसीनो में नहीं जा सकता। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। भवन सिंह खामोश बैठा देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देख रहा था और देवराज चौहान भवन सिंह की निगाहों से भली भांति वाकिफ था, जबकि जगमोहन सिर्फ योगेंद्र खंडूरी को देख रहा था, उसके होठों से निकलने वाले शब्दों को सुन रहा था। खंडूरी ने पुनः कहा, और उस वक्त जुआ घर के भीतर कम से कम 15 हथियारबंद दादे मौजूद होंगे। कहने को तो वह दादे हैं जो कि हैं, लेकिन सारे प्रशिक्षित हैं हथियार चलाने में और हर तरह के मामले से निपटाने में। अगर उस दौरान कोई कैसीनो की दौलत को लूटने की चेष्टा करता है तो वह दादे उन डकैतों से भी निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उनके सामने पुलिस वाले भी वैसा काम नहीं कर सकते जैसा कि वह कर सकते हैं। उनकी निगाहें गिद्ध की तरह पैनी हैं, चीते की तरह उनकी फुर्ती है। उन्हें किसी प्रकार का धोखा दे पाना आसान काम नहीं। जगमोहन बेचैनी से बुरा सा मुंह बनाकर बोला, आगे बढ़, आगे बढ़, एक ही जगह अटक मत जाया कर। खंडूरी ने नापसंदगी भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। तुम दूसरी बार बीच में बोले। बोला तो कौन सी आफत आ गई? तुम, जब मैं बात करूं तो तुम बीच में मत टोका करो। खंडूरी के माथे पर बल पड़े। बोलना पड़ता है, जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। तुम बीच की बातें ही किए जा रहे हो। करोड़ों के उन नोटों तक तो तुम पहुंच नहीं रहे जिनके लिए दम है तो पहुंच जाना। अभी तुम्हें करोड़ तक पहुंचा देता हूं। खंडूरी का तीखा स्वर सुनकर जगमोहन अजीब सी हंसी हंसा। जल्दी पहुंचाओ, नोटों के मामले में मैं सब्र करने वाला इंसान नहीं हूं। देवराज चौहान ने सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसल दी। योगेंद्र खंडूरी ने देवराज चौहान को देखा, फिर कह उठा, कैसीनो के उस बड़े हॉल को जुए के खेलों के मुताबिक बांटा गया है। मशीनों पर जो जुआ होता है वह एक तरफ है, दूसरी तरफ ताश के खिलाड़ियों के लिए ढेरों टेबल कुर्सियां मौजूद हैं। यानी कि हॉल को बहुत अच्छे ढंग से सेट किया गया है। हमने देखा है, कल देखा था। आगे कहो, जगमोहन बोला। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता, खंडूरी ने सिर हिलाकर कहा, परंतु न्यू ईयर की नाइट के सिलसिले में कैसीनो हॉल में वीडियो कैमरों को फिट किया गया है। उस पूरे हॉल में 5 वीडियो कैमरे फिट किए जा रहे हैं। कैसीनो के एक कमरे में वीडियो कैमरों की कंट्रोलिंग है। वहां पर 3 टीवी और 4 आदमी हर पल मौजूद होंगे जो कि टीवी में नजर आ रहे
कैसीनो में हो रही हरकतों पर निगाह रखेंगे। अगर उन्हें किसी पर शक होता है तो वह तुरंत फ़ोन पर कैसीनो मैनेजर को या फिर कैसीनो के सिक्योरिटी चीफ को खबर देंगे। संबंध न मिलने पर उनमें से एक आदमी दौड़ा दौड़ा जाकर खुद खबर देगा। जगमोहन ने अचकचाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान एकटक खंडूरी को देख रहा था। यानी कि देवराज चौहान स्थिर लहजे में बोला, कैसीनो में अगर कोई कुछ कर गुजरे तो उसकी हरकतें, उसका चेहरा वीडियो फिल्म में कैद हो जाएगा। हाँ, सिर हिलाते हुए खंडूरी कुछ नर्वस सा हो उठा था। आगे बोलो। कैसीनो में एक तरफ कैश काउंटर है जहाँ खेलने के लिए कैश देकर टोकन लिए जाते हैं या फिर टोकनों को कैश कराया जाता है। कहते हुए खंडूरी क्षण भर के लिए ठिठका। तभी देवराज चौहान बोला, कैश इकट्ठा हो जाने पर कैश को कैसे स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाता है और स्ट्रांग रूम किस तरफ है? कैश काउंटर से लेकर स्ट्रांग रूम तक के रास्ते में सिक्योरिटी का क्या क्या इंतजाम है? खंडूरी ने बेचैनी से पहलू बदला। जगमोहन ने होठ सिकोड़े। भवन सिंह के होठों से गहरी सांस निकली। क्या हुआ? जगमोहन ने पूछा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।